افطاری اور अनलिमिटेड अपमान के बाद जफर के लिए ये सफर रिलैक्सिंग था। उन्हें पिछले 18 महीनों से कंटिन्यूअसली हो रही कोर्ट हियरिंग्स के अपमान और स्ट्रेस से दूर ले जाया जा रहा था। लॉन्सर्स के घुड़सवार सबसे आगे चल रहे थे। फिर एक पालकी थी जिसमें जफर और उनके बेटे बैठे थे। उनके चारों तरफ सिपाही थे। उसके बाद एक पर्दा गाड़ी थी जिसमें जीनत महल थी और मिर्जा जवां बख्त की बीवी और जीनत महल की माँ मुबारकुन निसा बैठी थीं। तीसरी गाड़ी में मलिका ताजमहल थीं और इनके पीछे हथियार ले जाने वाली गाड़ियां थीं जिन्हें बैल खींच रहे थे। उनमें हरम की औरतें, जफर के सेवक और दासियां भी थे। मौसम बहुत अच्छा था। रातें ठंडी, दिन गर्म होते थे। इस लंबे सफर में बीच में रुकने के लिए खेमे लगा दिए जाते थे। आखिरकार जब ये लोग कानपुर तक पहुंच गए तो उन्होंने पहली बार रेलगाड़ी को देखा। लॉर्ड कैनिंग ने ओमनी से मुलाकात की और डिसीजन लिया कि बादशाह को बर्मा ले जाया जाए, लेकिन बर्मा में वो रंगून में रहेंगे या फिर कहीं और, ये डिसाइड नहीं हुआ था। बादशाह को बर्मा में रखने से अंग्रेजों को ये बेनिफिट फील हो रहा था कि कोई भी खासकर हिंदू बिना अंग्रेजों की जानकारी के वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। बादशाह का हेल्थ चेकअप कराया गया। उन्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी, इसलिए आखिरकार फैसला कर लिया गया कि उन्हें रंगून ही भेज दिया जाएगा और वहां के कमिश्नर मेजर फेयर को वो सारे कायदे कानून बता दिए जाएंगे जो कि रॉयल फैमिली के साथ बिहेव करने से पहले जानने जरूरी थे। कमिश्नर मेयर फेयर को कहा गया कि इन बादशाह सहित सभी को नजरबंद कर दिया जाए और किसी से भी मिलने की इजाजत न दी जाए। वो केवल एक दूसरे से ही मिल सकते हैं। इनके साथ किसी प्रकार की रूडनेस न दिखाई जाए, न ही कोई तकलीफ दी जाए। साथ ही उनकी देखभाल अच्छी तरह से की जाए। लेफ्टिनेंट ओमानी को कैदियों का चार्ज दे दिया गया। उनको रोजाना कैदियों से मिलना और उनकी जरूरतों को पूरा करने का काम सौंप दिया गया। 16 नवंबर को यह काफिला इलाहाबाद से चला और 2 दिन बाद मिर्जापुर पहुंच गया। जफर को पहली बार स्टीमर में बैठने का मौका मिला। रामपुर में उनके स्टीमर में कुछ खराबी हो गई। उन्हें स्टीमर बदलना पड़ा और फिर वो डायमंड हार्बर पहुंचे जहां वाजिद अली शाह और टीपू सुल्तान का परिवार भी रह रहा था। जफर को HMS मगारा में बैठा दिया गया। ये सफर 5 दिन तक चलता रहा और फिर दलदली पानी से गुजरता हुआ आखिरकार रंगून नदी में पहुंच गया, जहां बादशाह को देखने के लिए कैदियों की भीड़ मौजूद थी। रंगून में खाना और नौकर सभी काफी महंगे थे। अरेंजमेंट्स ठीक न होने के कारण ओमिनी ने नाराज होकर सैंडर्स को एक लेटर लिखा और कहा बादशाह को ठहरने के लिए किसी जगह का इंतजाम नहीं किया गया है। 2 छोटे छोटे कमरों में उन्हें ठहराया गया है और आराम का कोई अरेंजमेंट नहीं है। इन शाही कैदियों के आने से कुछ पहले अंग्रेजों ने मौन नाम के मछेरों के गांव को बर्बाद और डिमोलिश कर दिया था और अब मलबा हटवाकर वहां एक नए शहर को बनाने की योजना बना रहे थे ताकि वहां कैदियों को रखा जा सके। दूसरी तरफ मुगलों का लाल किला ब्रिटिश कोठरियों का स्ट्रक्चर बन गया था। नक्कार खाना स्टाफ सार्जेंट का घर था और दीवाने आम में अंग्रेज अफसर आराम करते थे। बादशाह का प्रवेश द्वार कैंटीन बना दिया गया था और रंग महल को अंग्रेजों की मेस, मुमताज महल को एक फौजी जेल में बदल दिया गया था और लाहौरी गेट का नाम विक्टोरिया गेट रख दिया गया था। 1 अप्रैल को एडवर्ड ओमनी ने जफर और उसके खानदान से विदा ली और अपनी रेजिमेंट के साथ हिंदुस्तान की तरफ वापस चल पड़ा। उसी के साथ जफर के 4 हिंदुस्तानी डॉक्टर भी चले गए जो अपने परिवारों के पास जाना चाहते थे। जफर भी सपरिवार हुकूमत द्वारा अलॉटेड घर में चले गए जिसमें 16 बाई 16 फुट के 4 कमरे थे। हर कमरे के साथ एक बाथरूम था। ऊपर की मंजिल में बादशाह अपने बेटों के साथ बैठते थे। 2 घुड़सवार दिन में और 3 रात में शाही खानदान की सुरक्षा के लिए तैनात रहते थे। खाने पीने के लिए उनको 11 रुपए रोज दिया जाता था और हर इतवार को 1 रुपए ज्यादा दिया जाता था। वो अपनी छोटी मोटी चीजों को खरीदने के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन केवल पेपर इंक पेन खरीदने की मनाही थी। उन्हें नए कपड़े भी दिए गए थे और खाने की भी अच्छी व्यवस्था थी। सब किसी तरह यहाँ सेट हो गए थे, पर जवां बख्त की पत्नी बेगम शाह जमानी एक खूबसूरत और कम उम्र औरत थी। 15 साल की उम्र में ही ये 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। नाजुक शरीर के कारण उसे ये कैद ज्यादा तकलीफ दे रहा था। जफर की हेल्थ पहले से बेटर हो गई थी। दांत गिर जाने के कारण वो क्लियर नहीं बोल पाते थे। काफी समय तक जफर रंगून में जहाजों को आता जाता देखते रहते थे। कागज कलम न होने के कारण वो अपनी बातें किसी को बता नहीं पाते थे, लेकिन उन्होंने माचिस की तिल्ली से दीवारों पर अपनी गजलें लिखीं। 1862 में उनकी जुबान पर भी लकवा मार गया। आखिरकार मानसून के खत्म होते होते जफर की हालत काफी खराब हो गई। वो न खाना निगल पा रहे थे, न ही हजम कर पा रहे थे। उनको चम्मच से सूप पिलाया जाता था।
7 नवंबर को 5 बजे जफर ने अपनी आखिरी सांस ली। उनके जनाजे में उनके बेटे और नौकरों ने शिरकत की और अंग्रेजों ने इन्हें वहीं दफन करवा दिया और कब्र पर घास लगवा दी गई कि किसी को पता न चले कि वो कहाँ दफन है, और उन्हें गुमनाम कर दिया गया कि किसी को पता न चल सके कि ये आखिरी मुगल वारिस आखिर कहाँ अपना आखिरी आराम कर रहा है। जफर के मरने के बाद जब ये खबर दिल्ली पहुंची तो किसी ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिखाया, न ही किसी भी अखबार में जफर की मौत के बारे में डिटेल से लिखा। लोग इतने लोगों का मातम मना चुके थे कि शायद उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बगावत ने ये क्लियर कर दिया था कि जफर ने अपनी प्रजा की वफादारी तो हासिल की थी, लेकिन वो उसकी ऑर्डर का पालन नहीं करते थे। जफर के मरने के बाद उनका शाही खानदान खत्म हो गया। उनके परिवार को रंगून की छावनी में कहीं भी रहने की परमिशन मिल गई, लेकिन शाही परिवार को इतना कम अलाउंस मिलता था कि वो एक मामूली से झोपड़े में रहने के लिए मजबूर हो गए थे। जीनत महल एक खामोश और गरीब जिंदगी बिता रही थी। जिंदगी के आखिरी दिनों में वो अफीम की एडिक्ट हो गई थी। जफर की मृत्यु के 20 साल बाद उनकी भी मौत हो गई। लोग उस जगह को भी भूल चुके थे जहां जफर को दफनाया गया था। 1906 में रंगून के मुसलमानों ने विरोध किया कि जफर की कब्र की पहचान होनी चाहिए। पहले पहले अंग्रेजों ने इसे कबूल नहीं किया, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि जफर को याद किया जाए या श्रद्धांजलि दी जाए। लेकिन 1907 में आखिरकार अंग्रेजों को ये बात माननी पड़ी और उन्होंने एक सादे से पत्थर पर लिखवा कर लगवा दिया कि बहादुर शाह दिल्ली के पूर्व बादशाह रंगून में 7 नवंबर 1862 को इंतकाल हुआ और उन्हें इसी जगह दफनाया गया है और कब्र के चारों तरफ एक जंगला भी बनवा दिया गया। 1925 में ये एक दरगाह बन गया और फिर उसके ऊपर लोहे की छत भी डलवा दी गई। उसके 18 साल बाद मजार के पीछे खुदाई कर रहे मजदूरों को ईंटों से जुड़ी हुई एक कब्र मिली, जो जमीन से 3 फुट नीचे और मजार से 25 फुट दूर थी, जिसके अंदर मुगल बादशाह का कंकाल बिल्कुल सही सलामत था। आज रंगून के मुसलमानों के लिए ये जगह एक पवित्र दरगाह बन गई है। लोग यहाँ मन्नत मांगने आते हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से बहुत से बड़े बड़े अधिकारी भी यहाँ आते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी जफर के सपोर्टर्स बहुत कम हैं, क्योंकि उनकी असफलताओं ने उन्हें इतना पॉपुलर नहीं बनाया था। वो हिंदुओं के संरक्षक थे। उन्होंने कभी हिंदू और मुसलमान प्रजा के साथ भेदभाव नहीं किया था, बल्कि अपनी राजधानी में यूनिटी रखने की कोशिश की थी। आखिरकार दिल्ली की मिली जुली कल्चर में पड़ी नॉट 1947 में पार्टीशन के समय 2 पार्ट्स में टूट गई। आज भी बॉर्डर पर खड़े हुए लोग हर इश्यू को रिलीजियस वॉर के रूप में देखते हैं। जिहादी अपने दुश्मनों से लड़ाई लड़ रहे हैं और इनोसेंट औरतें, बच्चे और सिटीजन्स की जानें ले रहे हैं। इस्लाम के हम्बलनेस और पीस को जिस चीज ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो है अंग्रेजों की हिंदू मुसलमान के बीच में दखल। तो इस सफर के एंड में पहुंचते पहुंचते आप ये समझ गए होंगे कि मुगल बादशाह जफर कूटनीति की कमी के कारण नाकाबिल शासक के रूप में सामने आए। इतनी बड़ी सल्तनत के महान बादशाह की तरह उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिसे महान कहा जा सके, बल्कि उनका समय शायरी और हरम में ही बीता। अपने शहजादों की सही शिक्षा दीक्षा और सही युद्ध कला की तरफ ध्यान देने के बदले उन्होंने अपने जीवन का कीमती समय इलीगल वाइव्स बनाने और निकाह करने में इन्वेस्ट किया। एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बदले उन्होंने शायरी को ज्यादा तवज्जो दी। अगर उन्होंने अपनी प्यारी दिल्ली की प्रोटेक्शन और अपनी प्रजा की सुरक्षा के बारे में सोचा होता और अंग्रेजों की जालसाजियों को समझने की कोशिश की होती तो वो एक गुमनाम मौत के हकदार नहीं बनते। उन्होंने सिचुएशन को बदलने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बल्कि अपने बटरी सपोर्टर की सलाह पर चलते रहे। उम्र दराज बादशाह जफर अपने घरेलू मसलों में कुछ इस तरह से उलझे कि उन्हें ये तक खबर नहीं हुई कि लोग उन्हें एक वीक और अनकैपेबल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में देखने लगे हैं। काश उन्होंने वक्त रहते कुछ ऐसे डिसीजन लिए होते कि बागियों और अंग्रेजी अफसरों को इस आखिरी मुगल बादशाह के सामने कुछ कहते हुए डर लगता। लेकिन अपनी पत्नी की बातों में आकर बाकी बच्चों के साथ इनजस्टिस, सलातीनों का आक्रोश, हिंदू और मुसलमानों में रंजिश और अंग्रेजों की कॉन्स्पिरेसीज, काबिल जासूसों और वफादार लोगों की कमी, फौज में प्रबंधन की कमी ने उन्हें और दिल्ली को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अंग्रेजों ने उनकी इस कमी को अपनी शातिर निगाहों से पहचान कर उन्हें अपने हाथों की कठपुतली बना लिया और बादशाह की जड़ों को काट कर फेंक दिया। बागी फौजियों ने भी उन्हें अपना नेता नहीं बनाया, बल्कि उनके हाथों में भी ये एक कठपुतली की तरह ही रहे। अगर बादशाह ने बागी फौजियों का समझदारी से इस्तेमाल किया होता और युद्ध की कोई रणनीति बनाई होती
और वो उन्हें समझदारी से अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल करते तो शायद आज इतिहास बदल चुका होता और मुगल सल्तनत का महान बादशाह एक गुमनाम मौत का भागी न बनता। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई है तो इसे 5 स्टार रेटिंग देना ना भूलिएगा। हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ये भी बताइए कि आप कौन सी बुक्स की समरीज सुनना पसंद करेंगे, और हाँ, हम अपनी इन समरीज को और बेटर कैसे बना सकते हैं इसके बारे में भी आप फीडबैक हमें दे सकते हैं।